हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो इस वीडियो में हम घटना चक्र स्पेशल एडिशन जो आर्थिकी आता है इकोनॉमिक्स 2020-21 उस मैगजीन से सभी इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट मैगजीन है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम को देखेंगे एक एक करके। पहला देखिए, 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 27 नवंबर 2017 को किया गया था। ये 2020-21 का एडिशन है, फिर भी कुछ डाटे पुराने जो कि अभी भी पूछे जाएंगे, करंट अफेयर का पार्ट है, उसको सम्मिलित किया हुआ है। तो ये मत सोचिएगा कि पुराना मैगजीन है। ठीक है, तो जो करंट रिलीज हुआ वही मैगजीन से हम सारे प्रश्न को करवाएंगे आपको। अगला देखिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? NK सिन्हा। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों में संघीय कर यानी जो टैक्स है उसमें राज्य का कितना हिस्सा होगा? 41%। ठीक है, 14वां में 42 था, लेकिन 15वां वित्त आयोग में इसको 41% कर दिया गया है। ये PCS, रेलवे, दरोगा जो यूपी बिहार का है, उसके अलावा अन्य जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। PDF इसका चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, उसको ज्वाइन कीजिए, फ्री में प्रोवाइड कराएंगे आपको PDFs। चलिए देखिए, नेक्स्ट है, 1 फरवरी 2020 को संसद में प्रस्तुत 15वें वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट में किस वर्ष के लिए अनुशंसाएं थी? ये होगा वित्तीय वर्ष 2020-21। 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों की हिस्सेदारी में कितने % की कटौती हुई? 1% की। ठीक है, किस राज्य के हिस्से के लगभग बराबर है? तो ये जम्मू कश्मीर का 0.85% के बराबर है। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व GDP के कितने % थी? इंपॉर्टेंट है, देखिए 18 और 19 के बीच में जो टैक्स आया है उसमें टोटल GDP का 17.5% इन राजस्व करों से आया है। अगला है, 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में 90,000 करोड़ रुपए दान देने की सिफारिश की है, जो अनुमानित विभाजन योग्य राजस्व यानी राज्य का हिस्सा का कितना % के बराबर होगा? ये हो जाएगा आंसर 4.3%। नेक्स्ट देखिए, 15वें वित्त आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करना है? ये अक्टूबर 2020। केंद्रीय बजट 2020-21 में राजकोषीय घाटा का अनुमान GDP का 3.5%, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2020-21 में राजकोषीय घाटा अनुमानित कितना है? GDP का 3.5%। नेक्स्ट देखिए, बजट अनुमान 2020-21 में राजस्व घाटा अनुमानित है, ये हो जाएगा 2.7% GDP का। बजट अनुमान 2020-21 में प्राथमिक एवं प्रभावी राजस्व घाटा का अनुमान, तो प्राथमिक राजस्व घाटा GDP का 0.4% और प्रभावी राजस्व घाटा 1.8% होगा। बजट अनुमान 2020-21 में आय प्राप्ति के सबसे बड़ा स्रोत, ये हो जाएगा उधार और अन्य देयताएं 20%, निगम कर 18%, वस्तु सेवा कर आपका हो गया 18%, आयकर 17% और विभिन्न राजस्व 10%। नेक्स्ट देखिए, बजट अनुमान 2020-21 में व्यय के सबसे बड़े घटक यानी सबसे ज़्यादा जो खर्चा का घटक है वह क्या है? करों और शुल्कों में राजस्व का हिस्सा। तो करों में राज्य का हिस्सा 20% है, ब्याज अदायगी में 18% और केंद्र क्षेत्र की योजनाएं में 13% खर्च है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 10%। नेक्स्ट देखिए, बजट अनुमान 2020-21 में कुल सब्सिडी व्यय कितना प्रस्तावित है? ये डाटा इंपॉर्टेंट है। सकल व्यय का 8.62%, जो देखिएगा 262108.76 करोड़ रुपए का है। नेक्स्ट देखिए, कुल सब्सिडी का सबसे अधिक व्यय, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक व्यय किस पे होता है? खाद्य मद 44.1%। बजट अनुमान 2020-21 के सकल बजटीय व्यय में ब्याज अदायगी का हिस्सा 18% आंसर हो जाएगा, जो कि GDP का 3.15%।
बजट अनुमान 2020-21 में कर जीडीपी अनुमानित कितना है? 10.77%। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2020-21 में प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स जीडीपी अनुपात एवं अप्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात कितना है? तो जीडीपी अनुपात 5.9% और अप्रत्यक्ष कर ये हो जाएगा 4.9%। प्रत्यक्ष कर 5.9, अप्रत्यक्ष 4.9। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बजट 2020-21 में सबसे अधिक व्यय किस योजना पर किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि 75,000 करोड़ रुपए का है। केंद्रीय बजट 2020-21 में बजट के 3 प्रमुख विषय घटक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से श्योर प्रश्न आएंगे आपका। केंद्रीय बजट 2020-21 का 3 प्रमुख विषय घटक है, आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास और जिम्मेदार समाज। नेक्स्ट देखिए, 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीताराम, एक कमेंट जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, जिम्मेवार नागरिक स्टूडेंट होने के नाते हमारा जो इकोनॉमी का हाल है और उस पर हमारे माननीय जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीताराम, उन पे एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा उनका कार्यकलाप पे, ठीक है, जो भारत की भी आर्थिक स्थिति है उसको लेकर के। चलिए आगे देखिए इसका क्या है। तो सीताराम द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 हेतु कुल कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया था? ये था 3042230 करोड़ रुपए। बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार कुल प्राप्तियों में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का अंश क्रमशः कितना है? तो राजस्व का 66.43% और पूंजीगत प्राप्ति 33.57% है। नेक्स्ट देखिए, बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार कुल व्यय में राजस्व एवं पूंजी खाते का क्रमशः कितने प्रतिशत व्यय किया है? ये हो जाएगा पूंजी खाते में 86.46% और राजस्व में हो गया आपका 86.46%, पूंजी में 13.54%। नेक्स्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है आपका, वर्ष 2025 तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता कितने मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है? 108 मिलियन टन आंसर होगा। किस वर्ष तक भारत के पास विश्व की कार्यशील आयु की सबसे बड़ी आबादी होगी? ये हो जाएगा 2030 तक। बजट 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र एवं कौशल विकास हेतु क्रमशः कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया? इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा के क्षेत्र में 99,300 करोड़, कौशल विकास के क्षेत्र में 3,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। राज्यों के सहयोग से पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये किसको कहा जाता है कि जो भी काम हो जिसमें कुछ गवर्नमेंट का भी शेयर हो और कुछ पब्लिक प्राइवेट का भी शेयर हो, तो उसको पीपीपी प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इस मॉडल के तहत कितने शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना की गई है? कितना स्मार्ट है वो आप देख रहे होंगे। जीडीपी का हमारा हालत कैसा हो गया, इकोनॉमी कैसा हो गया, शहरों की हालत कैसे होगी महामारी में, हॉस्पिटल का क्या सिचुएशन है। लेकिन खैर छोड़िए, कागज़ों पे हमारा स्मार्ट सिटी बन रहा है पिछले 6 वर्ष से, तो याद करना है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए आगे बढ़िए। उच्चतर निर्यात ऋण हासिल करने हेतु किस नई योजना का शुभारंभ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा निर्भीक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उच्चतर निर्यात ऋण हासिल करने के लिए निर्भीक योजना का शुरुआत किया जा रहा है। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे पर निवेश हेतु प्रारंभ की गई राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन हेतु कितने करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे? ये आंसर हो जाएगा 103 करोड़। 103 करोड़। अगला है, बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार कुल कितने किलोमीटर लंबाई की रेल लाइनों का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है? ये हो जाएगा आपका 27,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में परिवहन अवसंरचना हेतु कुल कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया? 1.70 लाख करोड़। वर्ष 2020-21 हेतु विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, विद्युत और नवीकरणीय में आपका सोलर ऊर्जा आ गया, ठीक है। तो इसके लिए लगभग कितना करोड़ प्रस्तावित है? 22,000 करोड़। नेक्स्ट देखिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत लगती है
आपके लिए वीडियो बनाने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इम्पॉर्टेंट है। स्थानिक संग्रहालय सहित प्रतिमान स्थानों के रूप में 5 पुरातत्व स्थलों का विकास किया जाएगा। ये 5 पुरातत्व स्थल, तो पहला राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में, शिवसागर असम, धौलावीरा गुजरात में। अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो सही, धौलावीरा कहाँ पे, गुजरात काफ़ी बार पूछा गया, राखीगढ़ी हरियाणा में है। ये सारे आपका जो धौलावीरा और राखीगढ़ी दोनों हड़प्पा संस्कृति का पार्ट है। अदिचलनूर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, कोलकाता में भारतीय संग्रहालय का पुनरुद्धार करते हुए मुद्रा शास्त्र और व्यापार पर एक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो ये पुराना टकसाल भवन कोलकाता में किया जाएगा। बजट 2020-21 में सांस्कृतिक मंत्रालय के तत्वाधान में कौन सा स्थान स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा राष्ट्रीय विरासत और संरक्षण संस्थान। नेक्स्ट देखिए, बजट 2020-21 में किन 5 वस्तुओं को राज्य के आभूषण के रूप में संदर्भित किया गया है? आंसर होगा बीमारी से मुक्ति, धन, उत्पादन, खुशहाली और सुरक्षा। नेक्स्ट है, बजट अनुमान 2020-21 में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के समग्र विकास हेतु क्रमशः कितनी राशि आवंटित की गई? जम्मू कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ और लद्दाख के लिए 5,958 करोड़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है प्रश्न। आगे देखिए, बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता के लिए जमा राशि का बीमा दायरा वर्तमान में 1 लाख रुपए था, अभी 5 लाख रुपए कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, इकोनॉमिक्स का। ठीक है, 5 लाख रुपए तक की आपकी सेविंग जो है बैंक में, उस पर सरकार जुर्माना देगी अगर बैंक बुड़ जाता है तो। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वैश्विक उत्पादन वृद्धि दर 2018 और 19 के लिए कितनी थी? 2018 में 3.6% और 2019 में 2.9%। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2019-20 में कितनी थी? ये आपका हो जाएगा 5%। नेक्स्ट है, वर्ष 2018-19 एवं 19-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था का GVA वृद्धि दर कितना अनुमानित है? आपका 18-19 में 6.6%, 19-20 में 4.9%। हालांकि अभी काफ़ी ये अनुमान जो है चेंज होगा कोविड-19 के कारण, लेकिन जो बजट में प्रस्तावित डाटा है एग्जाम में आपको वही आंसर लगाना है, जब तक कि स्पेसिफिक ना पूछा जाए कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको चेंज किया है। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार शीर्ष प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य वर्ष 17-18 में कौन है? देखिए, सबसे ज़्यादा इनकम गोवा का है और सबसे कम सिक्किम, फिर हरियाणा। ठीक है, शीर्ष टॉप में, मतलब 1 नंबर पे इनकम ज़्यादा किसका है? गोवा का है, 2 नंबर पे सिक्किम का और 3 नंबर पे हरियाणा का है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था का GDP के संदर्भ में विश्व में कौन सा स्थान? तो ये 5वां था। ठीक है, 2019-20 में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था को कब तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ये लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। अभी इस क्वार्टर का जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भारत का जो GDP है -23.9% घटा है, बेरोजगारी दर 40% के आसपास हो गया है, सभी लोगों का जॉब जा रहा है। तो क्या इस स्थिति में आपको लगता है कि $5 ट्रिलियन जो हमारा गवर्नमेंट है 2025 तक पूरा कर लेगी? एक जिम्मेवार नागरिक स्टूडेंट होने के नाते भारत की सभी जो गतिविधियां हैं उस पर आपको रिएक्शन देना ज़रूर चाहिए, नहीं तो आप सिर्फ बुक में लगे रह जाएंगे, नौकरियां खत्म हो जाएगी। UPSC में जो आर्मी के थ्रू के लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज की बहाली होती थी, 9,000 सीटों को सरकार ने ख़त्म कर दिया है। रेलवे कितना प्राइवेट हो रहा है आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में कितने मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पन्न हुआ? आंसर हो जाएगा 285 मिलियन टन। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 18-19 में खाद्यान्न उत्पादकता कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी?
इम्पॉर्टेंट है ये 2099 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये हमारा भी उत्पादन क्षमता है देश का। 10 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है भारत का वर्तमान समय में 461.2 बिलियन डॉलर है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे एकल प्रबंधन व्यवस्था के तहत 68,000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग के साथ विश्व में रेल नेटवर्क के क्रम में किस स्थान पे है? ये हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है, दूध उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा रैंक है? प्रथम है, ठीक है, 187.7 मिलियन टन 18-19 में उत्पादन हुआ। आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 394 ग्राम प्रति व्यक्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में हर व्यक्ति को 400 ग्राम दूध अभी उपलब्ध है अगर चाहेगा तो। अगला देखिए, मतलब हमारा इतना उत्पादन है। नेक्स्ट है, वैश्विक स्तर पर जापान को पछाड़ते हुए 6% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? दूसरा। प्रथम स्थान पे चाइना है। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक समीक्षा तो 19-20 के अनुसार सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 2018-19 के 7.5% से कम होकर 19-20 में कितने प्रतिशत पर आ गया है? आंसर होगा 6.9%। आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार वर्ष 18 में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? आंसर होगा 8वां, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाणिज्यिक सेवाओं में निर्यात में भारत का स्थान 8वां है। सितंबर 2019 तक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में प्रति व्यक्ति निवल दाल, ठीक है, तो दाल जो है यह 47.9 ग्राम प्रतिदिन उपलब्ध है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2019-20 में मूल्य के हिसाब से निर्यात अंश में 13.9% हिस्से के साथ सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है? कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला को मिला करके। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2019-20 के आयात अंश में सर्वाधिक हिस्सा यानी सबसे ज़्यादा जो आता है उसमें पेट्रोल, तेल और स्नेहक है, लगभग 26.4%। 19-20 में भारत के निर्यात में मूल्य के अर्थ में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश, देखिए सबसे ज़्यादा जो निर्यात हो रहा है उसमें मूल्य यानी प्राइस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अमेरिका नंबर 1 पे है 16.9%, संयुक्त राज्य अरब अमीरात 9.3% और चाइना 5.5%, हांगकांग 3.7% और सिंगापुर 3.1% है। नेक्स्ट है, वर्ष 2019-20 में भारत के आयातों में कुल आयातित मूल्य के हिसाब से शीर्ष देश यानी सबसे ज़्यादा आयातित मूल्य यानी सबसे ज़्यादा हम लोग कहाँ से सामान मंगवाते हैं, तो चाइना नंबर 1 होगा 14.5%, उसके बाद अमेरिका है 7.8%, फिर दुबई संयुक्त अरब अमीरात 6%, सऊदी अरब से 5.6% और इराक से 4.7% है। ये मूल्य के हिसाब से ज़्यादा इसलिए हो जा रहा है कि आपका सऊदी अरब हो गया, फिर इराक हो गया, इन सारे देशों से हम तेल की आयात करते हैं, तो तेल काफ़ी कॉस्टली होता है इसलिए इसका भागीदारी बढ़ जा रहा है। अगला देखिए, वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है। इसकी बड़ी 4 अर्थव्यवस्थाएं तो ये हो जाएगा यूएसएस, चाइना, जापान और जर्मनी। नेक्स्ट है, दिसंबर 2019 में जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सप्लीमेंट 2019 के अनुसार वर्ष 19-20 में भारत की विकास दर का अनुपात कितना अनुमान था? 5. नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के अनुसार वर्ष 2019, 20, 21 तथा 22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित एवं पूर्वानुमानित है? 5% 2019 में था, 5.8% 2020, 6.1% 2021 और 6.1% 2022। तो पहले से भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारा जो इकोनॉमी है वह सिचुएशन काफ़ी ख़राब है और ऐसा ही
2022 तक रहने वाला है। अब तो कोरोना वायरस हो गया तो और भी ये डाटा गिरेगी। नेक्स्ट है 10 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेश के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति जारी की है। इस कार्यनीति में किन वर्षों का उल्लेख है? 2019 से लेकर के 24 तक। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो है जारी किया गया और ये इस वर्ष जो था 16वां रिपोर्ट था। हर 2 वर्षों के बाद भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी होता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। ISFR के अनुसार देश में कुल वनावरण तो ये 71.22 मिलियन हेक्टेयर है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67%, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारा जो देश है उस पर 21.67% भौगोलिक क्षेत्र का वन है। ISFR 2019 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण है तो ये 9.50 मिलियन हेक्टेयर पर है, ठीक है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.89% है। देखिए वृक्षावरण हुआ जहाँ पे वृक्ष लगाए गए हैं, वन मतलब जंगल हो गया, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस को समझिएगा। अगला देखिए ISFR 2019 के अनुसार कुल वनावरण एवं वृक्षावरण तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा 80.73 मिलियन हेक्टेयर, प्रतिशत में 24.56% होगा आंसर। नेक्स्ट देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2017 से 2019 के तुलना में जो है 17-19 के बीच में जो है वह कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र हमारा वृद्धि हुआ है? आंसर होगा 3976 वर्ग किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3976 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है पिछले 2 वर्षों में। ये प्रतिशत में देखिएगा तो 0.56% है। नेक्स्ट देखिए 17-19 की तुलना में पहाड़ी एवं जनजातीय जिलों में वनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई? पहाड़ी क्षेत्रों में 544 वर्ग किलोमीटर और जनजातीय जिलों में 1181 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है ISFR 2019 के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्यों में जो देश के कुल वनावरण में लगभग 1/4 का योगदान करते हैं, तो वहाँ पर 2017 की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर की कमी आई है? देखिए नॉर्थ ईस्ट में वन क्षेत्र में कमी आई है, कितने की? 765 वर्ग किलोमीटर की। ISFR 2017 की तुलना में 2019 में देश में मैनग्रोव आवरण, ठीक है, मैंग्रोव आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव आवरण में 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला है ISFR 2019 में भारतीय वनों में वनों के बाहर वृक्षों का वृद्धिमान स्टॉक कितने मिलियन घन मीटर आकलित किया गया है? आंसर होगा 5915.76 मिलियन घन मीटर। ISFR 2019 में राज्य 17 संघीय क्षेत्र में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक भाग बनना चाहते हैं, जबकि इनमें से कितने राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिनके भौगोलिक क्षेत्र का 70% से अधिक बनना चाहते थे? देखिए यहाँ पे सिंपल भाषा में समझिए कि जो 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं ISFR वन विभाग रिपोर्ट 2019 के अनुसार जिसका जो वन क्षेत्र है वह 33% से अधिक है। वहीं ऐसे राज्य जिसका वन क्षेत्र 70% से अधिक है उस राज्य के क्षेत्रफल का, तो ये राज्यों की संख्या 8 है। नेक्स्ट देखिए योजना आयोग के द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार देश में कुल कितने पहाड़ी जिले हैं? ये हो जाएगा 140 पहाड़ी जिले। ये कितने राज्यों में? 16 राज्यों में। ये ठीक है, ये पहाड़ी जिला का डिफिनीशन दिया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ISFR 2019 के अनुसार देश के पहाड़ी जिलों में कुल वनावरण तो ये 40.30% है, ठीक है। इन जिलों का पहाड़ी जिलों के जो क्षेत्रफल है उसका 40.30% भाग पे वन छाया हुआ है। भारत सरकार के एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम के तहत देश कितने जिलों को जनजातीय जिलों की श्रेणी में रखा गया है? आंसर होगा 218। भारत के 218 जिले को जनजातीय जिले के रूप में जाना जाता है।
ISFR 2019 के अनुसार जनजातीय जिलों में कुल वनावरण, तो इनके भौगोलिक क्षेत्रफल का 37.54% है। तो आप देख रहे होंगे जो पिछड़ा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जनजातीय इलाका है, वहाँ पे वनों की काफ़ी प्रधानता है। नेक्स्ट देखिए, ISFR 2019 के अनुसार राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र वाले राज्य, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे मध्य प्रदेश है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है। फिर दूसरा पे महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा, चौथा छत्तीसगढ़ और पांचवा अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से पूछ रहा है। नेक्स्ट है न्यूनतम, देखिएगा सबसे कम वन कहाँ पर है, तो सबसे कम वन गोवा में है, हरियाणा फिर दूसरा पे है, फिर पंजाब, फिर मिजोरम और सिक्किम। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, वर्ष ISFR 2019 के अनुसार राज्य या संघीय क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत, देखिए पीछे हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा, अब अगर आप प्रतिशत की दृष्टि से देखिएगा तो अंडमान निकोबार जो है नंबर 1 पे है, फिर सिक्किम, फिर मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश, ये क्रम है वन का क्षेत्रफल का। नेक्स्ट है न्यूनतम, देखिए प्रतिशत की दृष्टिकोण से न्यूनतम, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। तो लक्षद्वीप में न्यूनतम है, फिर पुडुचेरी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, ISFR 19 में ISFR 17 की तुलना में वनावरण में वृद्धि वाला राज्य, यानी 2019 और 17 में कौन सा जो राज्य है वहाँ पर वनावरण का क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है, आंसर होगा कर्नाटका, 1025 वर्ग किलोमीटर। ISFR 2019 और 17 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला राज्य, यानी सबसे ज़्यादा कमी वनों का क्षेत्रफल में किस राज्य में आया है, मणिपुर में 499 वर्ग किलोमीटर वन वहाँ पे पिछले 2 वर्षों में मात्र काट दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, ISFR 2019 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाले राज्य, तो ये मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। ठीक है, वहीं आप देखिएगा केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, न्यूनतम जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, दादरा और दिल्ली होगा। अगला देखिए, ISFR 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य या संघीय क्षेत्र, सबसे ज़्यादा प्रतिशत, तो लक्षद्वीप में 90.33% वहाँ का जो क्षेत्रफल है वह वन से छाया हुआ है, मिजोरम 85%, अंडमान 81.74, अरुणाचल 79.63 और मेघालय में 76.3% वन है। देखिए नेक्स्ट है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये प्रतिशत की दृष्टि कौन से, ठीक है, क्षेत्रफल में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, तो ये प्रतिशत का आपने देख लिया। अगला देखिए, ISFR 2019 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले राज्य हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम और बिहार होगा। नेक्स्ट देखिए, न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, तो ये हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश और गुजरात है। अगला है जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव आच्छादित राष्ट्रीय राज्य या संघीय क्षेत्र, तो पश्चिम बंगाल 2112 वर्ग किलोमीटर, फिर गुजरात होगा, फिर अंडमान और लास्ट में आंध्र प्रदेश है। अगला है उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण, ये इंपॉर्टेंट है यूपी के सारे एग्जाम्स के लिए। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण जो है उसके यूपी के भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 6.15% है। कितना वर्ग किलोमीटर, 14,805.65 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है ISFR 19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और फिर मिर्ज़ापुर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, यूपी PCS, UPSI, यूपी लोअर PCS सारे एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला जिला, तो ये संत रविदास नगर सबसे कम, फिर महुआ, फिर मैनपुरी होगा। जुलाई 2020 में कृषि पन्नियों यानी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के विकल्प अनुबंधों की शुरुआत करने वाला देश का पहला एक्सचेंज यह है NCDX। नेक्स्ट है जुलाई 2020 में किस मंत्रालय द्वारा
निवेश मंजूरी सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निवेश मंजूरी सेल की स्थापना करने की घोषणा की है? आंसर होगा नगर विमानन मंत्रालय के द्वारा। आवर्ती भुगतान यानी रिकरिंग पेमेंट हेतु यूपीआई ऑटो पे की सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा एनपीसीआई के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। नेक्स्ट है, जून 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2020 के अंत तक भारत के विदेशी ऋण में बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय ऋणों का योगदान। बहुपक्षीय ऋण $60 मिलियन, द्विपक्षीय ऋण $27.2 मिलियन। भारतीय रिजर्व बैंक के सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ के तहत बैंकों के वर्धित उधार सीमा को किस तिथि तक लागू करने का निर्णय लिया गया है? आंसर हो जाएगा 30 सितंबर 2020 तक। नेक्स्ट देखिए, गूगल द्वारा अगले 5 से 7 सालों में भारत में कुल 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किस फंड के तहत किया जाएगा? आंसर होगा गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीट में नंबर 1 पर रोजर फेडर है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कितने क्षेत्रों के ढांचागत सुधार हेतु प्रमुख घोषणाएं की गई? आंसर होगा 6 क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया में थोड़ा डिफरेंस बताइएगा, मेरा इंग्लिश वीक है, ठीक है, आप अगर समझदार हैं तो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया में डिफरेंस आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मनरेगा के लिए आवंटन के कितने हजार करोड़ रुपए की वृद्धि हुई? ये हो जाएगा 40,000 करोड़ रुपए। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत रक्षा विनिर्माण में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का निर्णय लिया? आंसर हो जाएगा 74%। वर्ष 2019-20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न फसलों के कितने मिलियन टन तक होने का अनुमान किया गया है? यह आंसर होगा 295.67 मिलियन टन। नेक्स्ट देखिए, फोर्ब्स द्वारा जारी भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन होगा? जियो मुकेश अंबानी, ठीक है, रिलायंस। नेक्स्ट है, अप्रैल 2020 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में वर्ष 2020-21 में कितने करोड़ टन अनाज उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका होगा 23 करोड़ 83 लाख टन। नेक्स्ट देखिए, जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ द्वारा जारी इकोनॉमिक आउटलुक 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की वृद्धि दर मात्र 4.5% मापा गया है, वहीं वैश्विक वृद्धि दर एवरेज 4.9% रहेगा, यानी दुनिया से विकास दर जो है भारत का कम रहेगा। अप्रैल 2020 में विश्व बैंक के द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2020-21 में कितने % रहने का अनुमान लगाया गया है? ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कोविड-19 महामारी के बाद जो है वह विश्व बैंक के द्वारा भारत का अनुमानतः जीडीपी 1.5% से 2.5% मात्र रहने का अनुमान लगाया है। वहीं इस क्वार्टर का आप देखिएगा तो -23.9%, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ने के लिए भारत को कितना बिलियन डॉलर का सहायता पैकेज दिया? $2.2 बिलियन। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार संवहनीय अर्थव्यवस्थाओं की ओर के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की वृद्धि दर 4.8% अनुमानित है। अरबपतियों की 34वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2020 के अनुसार इस वर्ष की सूची में विश्व के सबसे धनिक व्यक्ति तो ये जेफ बोजेस हैं, जो कि अमेजन इंडिया जो है, आप अमेजन ऑनलाइन जो शॉपिंग है उसके प्रमुख हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमेजन नाम क्या है? जेफ बोजोस। नेक्स्ट देखिए, एशियाई विकास बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2020-21, ठीक है, एशियाई विकास बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट एशियाई विकास
दृश्य 20 में वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी का दर मात्र 4% अनुमानित रखा है। 30 मार्च 2020 को एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारतीय ढांचागत क्षेत्र में कितने करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की? आंसर होगा 100 करोड़ डॉलर यानी 100 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2020 में जारी वर्ष 2019-20 के राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर एवं वर्तमान कीमतों पर सर्वाधिक वृद्धि किन क्षेत्र में दर्ज की गई? ये हो जाएगा आपका लोक प्रशासन एवं रक्षा के क्षेत्र पे 9.1%, अन्य सेवाओं में 14.6%। अगला है मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को रखा गया है। आंसर होगा मध्यम मानव विकास के वर्ग में, इंपॉर्टेंट, यानी भारत में जो भी व्यक्ति हैं, जो भी आदमी हैं, उनका विकास दर जो है मीडियम है। ठीक है, आगे देखिए, ऊर्जा दक्ष आवास कार्यक्रम इंडो जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन का हिस्सा है, जो कि किसके द्वारा निर्देशित किया जाएगा? 2030 सतत विकास एजेंडा के द्वारा। दिसंबर 2019 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में 100 बिलियन डॉलर के स्तर को प्राप्त करने वाली भारत की तीसरी कंपनी HDFC बनी है। इसके पहले रिलायंस, दूसरा TCS। नेक्स्ट है, किस राज्य में पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सीज की स्थापना की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इकोनॉमी का। पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र दिसंबर में त्रिपुरा में लगाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार दृष्टि बाधिता यानी जिन लोगों को देखने में परेशानी होती है, उनके लिए नोटों को पहचानने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसका नाम रखा गया मनी। मनी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर ऐप। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 2019 में रिजर्व बैंक की एक अधिसूचना के अनुसार किस बैंक के माध्यम से बांग्लादेश को रक्षा खरीद हेतु 500 मिलियन डॉलर ऋण दिया जाएगा? आंसर होगा एक्सिम बैंक। भारत का पहला कॉरपोरेट ब्रांड ETF कौन सा है? आंसर होगा भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड। नेक्स्ट देखिए, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्थापना हैदराबाद में की गई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की दस्तावेज पहचान संख्या DIN किस तिथि से लागू हो गई? आंसर होगा 8 नवंबर 2019 से। अगला है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्चून पत्रिका द्वारा जारी 2020 के 20 सर्वश्रेष्ठ CEO की सूची में शीर्ष स्थान पे सत्या नडेला है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। नकली सामान की बिक्री पर रोक लगाने हेतु एक पहल प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत अमेजन के द्वारा किया गया है। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की मुख्य थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट है, व्यापार करने में सहजता। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, कोयले की आपूर्ति में पारदर्शिता और बेहतर समन्वय हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की गई? आंसर होगा प्रकाश। इसका फुल फॉर्म है पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मोनी। नेक्स्ट देखिए, ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे HDFC है। ठीक है, लगातार 6 वर्षों से। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी ड्राफ्ट दिशा निर्देश के अनुसार लघु वित्त बैंक खोलने हेतु कम से कम कितने करोड़ रुपए की पूंजी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा 200 करोड़। रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता ऋण के मामले में बैंकों के लिए आवश्यक जोखिम भार को 125% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया? आंसर हो जाएगा 100%। वर्ष 2021 में होने वाले जनगणना की विशेषता? आंसर होगा पहली बार डिजिटल और पेपर रहित जनगणना, लेकिन इसको रोक दिया गया है कोरोना वायरस के चलते। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे निर्यातकों के लिए ऋण स्वीकृत सीमा 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए कर दी है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2019 की सूची में शीर्ष स्थान पे मुकेश अंबानी है, लगातार 8वें वर्ष। नेक्स्ट देखिए, कनाडा की थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 में शीर्ष स्थान पे हांगकांग है और इंडिया का रैंक 79 है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB के स्थानीय मुद्रा में वित्त पोषण का पहला ऋण प्राप्त करता देश भारत होगा। क्या हमारा अचीवमेंट है कि सबसे पहले कर्ज हम ले रहे हैं, यही हमारी अभी औकात है बोल सकते हैं। ठीक है,
देश के सभी नेताओं ने लूट करके रख दिया इंडिया को। रोजगार का स्थिति आप देख रहे हैं काफ़ी मुश्किल होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 का मुख्य विषय आंसर होगा मेरी इच्छा के विरुद्ध, अगेंस्ट माई बिल। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार जुलाई 2020 तक विश्व की जनसंख्या बढ़कर के कितना होगी? 7,795 मिलियन। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2015 से 20 के बीच में वैश्विक आबादी 1.1% की औसत वार्षिक दर से बढ़ रही है, यानी पिछले 5 वर्षों में 5.5% बढ़ चुका है, लगभग 6% के बराबर। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वैश्विक स्तर पर वर्ष 2019 में 72% था, जो अभी बढ़कर के, यानी पहले एवरेज लाइफ जो आदमी का था दुनिया में वर्ल्ड लेवल पर 72 था, अभी बढ़कर के 73 हो गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 2019 में 1368.7 मिलियन थी, जो बढ़कर के 2020 में 1380 मिलियन हो गई है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2015 से 20 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि 1% प्रति वर्ष रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोष के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष 2019 में 69 वर्ष थी, जो अभी बढ़कर के 70 वर्ष हो गई। एवरेज लाइफ आदमी का भी इंडिया में 70 वर्ष है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में प्रजनन दर 2.2 प्रति महिला है। अगर ये 2 पे आ जाता है तो ऑलमोस्ट हमारा जो जनसंख्या